नमस्कार। मैं लोकमणि यादव, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय शिमगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एमए सोशियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर पर। आज हम एक ऐसे विचारक, ऐसे थिंकर पर चर्चा करेंगे जिन्होंने समाजशास्त्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिकन समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण संबंधित जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह उनकी कृति द सोशल सिस्टम में उल्लेखित है। सामाजिक नियंत्रण के अपने सिद्धांत में टालकट पार्सन्स ने नियंत्रण का उद्देश्य, नियंत्रण की प्रक्रिया और नियंत्रण का परिणाम का उल्लेख किया है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में संगठन को बनाए रखने के लिए या व्यवस्था को खंडित होने से बचाए रखने के लिए समाज में नियंत्रण आवश्यक होता है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी व्यवहार प्रवृत्तियाँ सदैव ही क्रियाशील रहती है जो कि सामाजिक संगठन तथा सुव्यवस्था को नष्ट करके सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती है। सामाजिक नियंत्रण के साधनों का कार्य न समाज विरोधी प्रवृत्तियों या व्यवहारों की विपरीत दिशा में क्रियाशील रहकर इन प्रवृत्तियों या व्यवहारों पर रोक लगा देना है ताकि वे अधिक प्रबल या व्यापक न हो सके। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज में अंतःक्रियाशील प्रतिक्रियाओं के बीच दृढ़ संतुलन को स्थापित करना है और इस संतुलन की स्थिति को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, उसे कैसे बनाए रखा जाए, यही सामाजिक नियंत्रण के विश्लेषण की आधारभूत विषय है। परंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि ऐसा भी कोई दोष शून्य समाज है जिसमें पूर्ण संतुलन की अवस्था पाई जाती है। अनुभव तथा प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान हमें यह बताता है कि वास्तव में कोई भी सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः संतुलित और संगठित नहीं है। समाज विरोधी व्यवहार प्रवृत्तियाँ सदैव ही क्रियाशील रहती है और सामाजिक व्यवस्था की ही एक अंग होती है। यदि ऐसा ना हो तो प्रत्येक समाज में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। समाज विरोधी व्यवहार प्रवृत्तियों की क्रियाशील रहने के कारण ही समाज को सामाजिक नियंत्रण के साधनों को अपनाना पड़ता है और उन व्यवहार प्रवृत्तियों को ऐसी संतुलित व्यवस्था पर रखना पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था विघटित न हो, इसलिए ऐसी नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित करना पड़ा। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के आधारभूत साधन संस्थागत रूप में संगठित एक समाज व्यवस्था की स्वाभाविक अंतःक्रिया में पाया जाता है। इस कथन का स्पष्टीकरण इस रूप में किया जा सकता है कि प्रत्येक समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं। ये सब व्यक्ति अपनी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि के लिए आपस में अंतःक्रिया करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही नहीं कर सकता है। वह अन्य व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड होता है या आश्रित होता है। इस कारण उसे दूसरों के साथ अंतःक्रिया संबंध स्थापित करना ही पड़ता है। इस अंतःक्रिया के दौरान में अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों या कर्ताओं के विचार, भावनाएं तथा मनोवृत्तियाँ बहुत स्पष्ट हो जाती हैं और उनमें से कुछ अधिकतर लोगों के द्वारा स्वीकृत या मान्य भी हो जाती है। यही सामाजिक संस्थाओं का रूप धारण कर लेती है। इस संस्थाओं के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है।
जिसमें अपनी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे हुए अनेक व्यक्तियों की अंतःक्रिया सम्मिलित होती है। इस प्रकार संस्थागत रूप में संगठित एक समाज व्यवस्था में जो अंतःक्रिया चलती रहती है उसी से सामाजिक नियंत्रण भी होता है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया समाज के नियंत्रण का एक आधारभूत साधन है। और भी स्पष्ट रूप में सामाजिक नियंत्रण किसी बाहरी शक्ति या साधन के द्वारा नहीं होता, वह तो अंतःक्रिया करते हुए व्यक्तियों द्वारा आप से आप होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हुए एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यह सर्वथा सच है कि न तो व्यक्ति एक अकेली क्रिया करता है और न ही उसे दूसरों की एक ही प्रकार की क्रियाओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में इन दोनों में ही अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। सामाजिक जीवन के अंतर्गत असंख्य प्रकार की क्रियाएं तथा विभिन्न सामाजिक संबंध आ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और दूसरों की भी अनेक प्रकार की क्रियाओं का सामना करता है। साथ ही वह व्यक्ति विभिन्न सामाजिक संबंधों में स्वयं घिरा होता है और दूसरों को भी घेरे रहता है। पार्सन का कथन है कि संस्थाओं का एक प्राथमिक कार्य यह भी है कि इन विभिन्न क्रियाओं तथा संबंधों को सुव्यवस्थित होने में सहायता करें ताकि वे एक पर्याप्त समन्वित व्यवस्था का निर्माण करें जो कि कर्ता के लिए क्रिया करने में सहायक हो और सामाजिक स्तर पर संघर्ष भी कम हो। यह व्यवस्था दो तरीकों से संभव हो सकती है। पहला है संस्थागत समय सारणी और दूसरा संस्थागत प्राथमिकता। इन दोनों तरीकों के विषय में पार्सन्स ने जो कुछ लिखा है वह संक्षेप में इस प्रकार है। पहला, संस्थाएं क्रिया करने की एक समय सारणी प्रस्तुत करती है जो कि एक क्रिया विशेष के लिए एक विशिष्ट समय को बतलाती है। अर्थात वह इस बात का निर्देश देती है कि अलग अलग प्रकार की क्रिया भिन्न भिन्न समय पर करनी चाहिए। इसी के अनुसार यह निश्चित है कि रविवार और छुट्टी वाले दिन आराम के लिए होंगे और शेष दिन में हमें काम करने होंगे। इस प्रकार अलग अलग कार्यों के लिए भिन्न भिन्न समय निश्चित हो जाने से संघर्षों की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इससे एक ही समय पर दो कार्य नहीं किए जाते हैं। कब कौन सा कार्य करना है यह स्पष्ट हो जाता है। किस समय में किस कार्य को संपादित किया जाएगा यह स्पष्ट होता है। समय सारणी के अनुसार अनेक विभिन्न क्रियाओं में प्रत्येक क्रिया के लिए निश्चित समय तथा निश्चित स्थान निर्धारित है। इस प्रकार की एक सारणी यह अधिकार किसी भी क्रिया को नहीं देती है कि वह दूसरी क्रिया के विषय में हस्तक्षेप करे। वास्तव में हम यह सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार की व्यवस्था या समय सारणी के बिना एक आधुनिक जटिल समाज जिसमें कि असंख्य प्रकार की क्रियाओं का समावेश है किस प्रकार प्रभावपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर सकता है। दूसरा, संस्थाएं कुछ संस्थागत प्राथमिकताएं भी निश्चित करती है। इन संस्थागत प्राथमिकताओं को निश्चित करने का उद्देश्य मानव व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में संचालित या निर्देशित करना होता है और व्यक्ति को पहले से यह बता देना कि कौन सी क्रिया उसे पहले करनी चाहिए और कौन सी उसके बाद। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि किस कार्य को पहले प्राथमिकता दिया जाए। उस समय हमारे संस्था का जो नियम है वह स्पष्ट कर देती है। यह भी व्यवहारों तथा क्रियाओं पर नियंत्रण करने का एक अति उत्तम तरीका है।
एक अधिक स्वतंत्र तथा गतिशील समाज में मनुष्यों को विभिन्न विरोधी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि किस परिस्थिति का सामना पहले करना चाहिए और किस परिस्थिति का बाद में। दूसरे शब्दों में, एक सामाजिक प्रणाली के रूप में एक व्यक्ति को विभिन्न तथा विरोधी प्रकार की क्रियाएं तथा व्यवहार करने पड़ते हैं। उन्हें वह स्वयं प्राथमिकता निश्चित करना पड़ता है, अर्थात विभिन्न क्रियाओं में से किसे पहले और किसे बाद में करना यह तय नहीं कर पाता है। ऐसी अवस्था में यदि वह व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करे तो हो सकता है कि वह अपने को एक अति संघर्षित परिस्थिति में पाए। यह संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, अर्थात व्यक्ति यह निश्चित करने में असफल होने पर कि किसे पहले और किसे बाद में करना चाहिए। कभी तो किसी कार्य को प्राथमिकता देगा और कभी दूसरे किसी कार्य को प्राथमिकता देना उचित समझे। संक्षेप में, इन अनिश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति के कार्यों या व्यवहारों में भी कोई निश्चितता न होगी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था विघटित हो सकती है। इस परिस्थिति पर रोक लगाने के लिए संस्थागत प्राथमिकताएं पहले ही निश्चित होती है, क्योंकि मानव व्यवहारों और कार्यों के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले संघर्षों को, जैसे कि पार्सन्स ने लिखा है, तभी कम किया जा सकता है जबकि हमारे पास प्राथमिकता का नियमानुकूल पैमाना हो, ताकि जब कोई भी व्यक्ति एक कर्तव्य को दूसरे कर्तव्य की अपेक्षा पहले चुने तो उसका यह चुनाव एक सामान्य मूल्य व्यवस्था की भावनाओं द्वारा समर्थित होना चाहिए, अर्थात उसका यह चुनाव उन भावनाओं या मूल्यों द्वारा मान्य या स्वीकृत हो जिन्हें कि सब या अधिकतर लोग मानते हैं। परंतु जब प्राथमिकता का कोई ऐसा पैमाना निश्चित नहीं होता है, तब विभिन्न विरोधी परिस्थितियों के बीच व्यक्ति अपने व्यवहार को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में तथा नियमानुसार संचालित नहीं कर पाता और तभी वह ऐसा व्यवहार या कार्य भी कर बैठता है जो कि समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार के कार्य के विपरीत होता है। इसी से संघर्ष की स्थिति का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है, लेकिन यदि संस्थागत प्राथमिकताओं का एक बड़ा पैमाना निश्चित कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को पहले से यह मालूम रहता है कि उसे पहले कौन सा कार्य संपादित करना है और कौन सा कार्य बाद में। इसके अनुसार वह एक विशेष कर्तव्य को पहले पूरा करता है और फिर कहीं दूसरे को। मान लीजिए एक डॉक्टर की पत्नी घर पर बीमार है और उसकी चिकित्सा तथा देखभाल करने के लिए डॉक्टर का घर पर रहना आवश्यक है। डॉक्टर घर पर रहता है, उस समय डॉक्टर का यही कर्तव्य है, परंतु यदि उसी समय किसी और मरीज को देखने का बुलावा आ जाता है, तब डॉक्टर के सम्मुख यह संघर्ष परिस्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करेगा? क्या वह मरीज को देखने जाएगा या अपनी पत्नी की देखभाल करेगा, या पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करके मरीज को देखने चला जाए? ऐसी संघर्षमय परिस्थिति में संस्थागत प्राथमिकताएं डॉक्टर की सहायता कर सकती है या उसे यह बता सकती है कि अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य तथा उस मरीज के प्रति कर्तव्य, इन दोनों में से उसे कौन से कर्तव्य को पहले पूरा करना या प्रथम स्थान देना चाहिए। संस्थागत प्राथमिकता के अनुसार डॉक्टर को पहले मरीज को देखने के लिए जाना चाहिए। प्रचलित सामाजिक मूल्यों के अनुसार डॉक्टर से यह आशा की जाती है कि वह अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य से अपने मरीज के प्रति कर्तव्य को अधिक महत्व देगा और उसे पहले पूरा करेगा या उसे प्राथमिकता प्रदान करेगा। यदि डॉक्टर सामाजिक मूल्यों की इस व्यवस्था के अनुरूप क्रिया करता है तो वह संघर्षमय परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। सभी लोग उसकी उस क्रिया को उचित मानेंगे और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इस प्रकार संस्थागत प्राथमिकताएं व्यक्ति को उसके दिन प्रतिदिन के सामाजिक जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक संघर्षमय या विरोधी परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करती हैं।
जाती है। पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के साधनों के रूप में अवरोधन तथा पृथक्करण का उल्लेख भी किया है। अवरोधन के साधन के द्वारा संस्कृति तथा सामाजिक ढांचे में संघर्ष करने वाले शक्तिशाली तत्वों को एक दूसरे के संपर्क में आने से बचाया जा सकता है या रोका जा सकता है, ताकि उनमें खुल्ला संघर्ष न हो पाए या संघर्ष अधिक बढ़ न पाए। अर्थात अवरोधन प्रणाली द्वारा संघर्ष की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इसके विपरीत पृथक्करण प्रणाली द्वारा पहले से ही कुछ सांस्कृतिक प्रतिमानों को अलग रखा जाता है और उन्हें उचित ढंग से विकसित किया जाता है। और भी स्पष्ट रूप में पृथक्करण के साधन द्वारा उचित सांस्कृतिक प्रतिमानों को समस्त संघर्षमय तत्वों तथा प्रभावों से पृथक रखा जाता है, ताकि समाज के सदस्य उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित कर सके या ढाल सके, जिससे कि समाज का सामान्य संगठन तथा सामाजिक ढांचे का संतुलित रूप बना रह सके। इसके विपरीत अवरोधन प्रणाली द्वारा समाज में विघटन उत्पन्न करने वाली समस्त शक्तियों पर रोक लगा दी जाती है, जिससे कि सामाजिक संरचना छिन्न भिन्न न हो सके। अंत में पार्सन्स का कथन है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियमों या संस्थागत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार या कार्य करने पर पुरस्कृत करने तथा उनके विपरीत कार्य करने या उल्लंघन करने पर दंडित करने की रीति है। अर्थात जो समाज के अनुरूप व्यवहार करता है उसे समाज पुरस्कार प्रदान करता है, और जो समाज विरोधी या परंपरा के विरोधी में व्यवहार करता है या परंपरा का उल्लंघन करता है उसे समाज दंड देता है। ये भी समाज के नियंत्रण में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त समाज विरोधी प्रवृत्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की अनियोजित तथा अचेत अनेक साधनों की एक जटिल व्यवस्था भी प्रत्येक समाज में हुआ करती है। मोटे तौर पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन साधनों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनके द्वारा अधिक बढ़ सकने के पहले ही समाज विरोधी प्रवृत्तियों को कुचल दिया जाता है। अर्थात जब भी कोई समाज विरोधी व्यवहार किया जाता है तो उसको तुरंत ही उसको निरोध करना चाहिए, तुरंत ही उसकी रोकथाम करना चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनके द्वारा समाज विरोधी प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों के प्रभाव से दूसरे व्यक्तियों को बचाया जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो समाज के परंपरा को उल्लंघन करने का कार्य करते हैं या समाज विरोधी कार्य करते हैं, उसे अन्य व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना चाहिए या उसे दूर करना चाहिए। तीसरा अंतिम वर्ग के अंतर्गत द्वितीयक प्रतिरक्षाएं आती है जिनके द्वारा समाज विरोधी प्रवृत्तियों के चक्र को विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है। अर्थात कुप्रवृत्तियों को सुप्रवृत्तियों में बदलने का प्रयास किया जाता है। संक्षेप में यही सब सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विचारों व सिद्धांतों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जिस किसी भी विषय को आपने अपना अध्ययन विषय बताया है उसके संबंध में गहन से गहन विवेचन करने को आप सदा तत्पर रहें। यही कारण है कि समकालीन सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में पार्सन्स एक अत्यंत विवादास्पद व्यक्तित्व होते हुए भी आपके अनूठे विचार आने वाले अनेक वर्षों तक हमें सामाजिक अध्ययनों में प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद।